जी हाँ स्टूडेंट, मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि ये जानकारी के अभाव में बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर सीबीएसई बोर्ड से रेगुलर पढ़ाई करना ज़्यादा बढ़िया है या एनआईएस बोर्ड से हम लोग पढ़ाई करके भी अपने करियर को बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो फैलाए गए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ज़्यादा वैल्यू रखता है, एनआईएस बोर्ड कम वैल्यू रखता है, या फिर इस बोर्ड में जो है बच्चे अच्छे होते हैं और इस बोर्ड के बच्चे बेकार होते हैं। ऐसा उनका कुछ भी नहीं है। आप अगर मेरे को पिछले 18 साल के एनालिसिस करके दिखाएं तो आपको ये पता चलेगा, धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कौन से बोर्ड में हमको ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा बोर्ड हमारे बच्चों के लिए अच्छा है या फिर जो स्टूडेंट है हमारे करियर के लिए अच्छा है। तो मेरे आज के पूरे इस वीडियो में हम लोग जो है जांच पड़ताल करने जा रहे हैं क्या फायदे हैं हमारे एक रेगुलर बोर्ड के और क्या नुकसान है, और साथ साथ में क्या फायदे हैं एनआईएस ओपन बोर्ड के और क्या नुकसान है। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ देखिए ताकि आपको जो है ये जानकारी मिल सके, और अगर अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल आपका VCIC गुरुजी। जो लोग नए आए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड के कंपैरिजन में ओपन बोर्ड कैसा रहता है। तो सबसे पहले तो मैं सीबीएसई बोर्ड के कुछ फायदे गिना लेते हैं, कुछ नुकसान बता देते हैं ताकि आपको पता चल सके। सबसे पहले तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड एक और पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे यहाँ पर स्कूल्स हैं जो कि खोले गए हैं सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से। जो लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से पूरे भारतवर्ष के हर एक राज्य में, तो यहाँ पर इजी हो जाता है। आपका किसी भी घर के अगल बगल में ही 4 से 5 किलोमीटर के रेंज में ही आपको सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स मिल जाते हैं। और वहाँ पर जब आप लोग जो है रेगुलर जाते हैं तो घर से बिल्कुल पास होने के कारण आपको एक सुविधा मिल जाती है, और जो है आप आसानी से अपने घर से ही अपना जो है स्कूल जाकर इजीली जो है उन पढ़ाई को कर सकते हैं। साथ साथ में सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, जब बच्चा रेगुलर स्कूल जाता है तो वहाँ का उसका एक रेगुलर मॉनिटरिंग होता है, किसके द्वारा, टीचर्स द्वारा, क्यों, और उसके जो है परफॉर्मेंस द्वारा, जो भी वो जो है अपने सब्जेक्ट में परफॉर्म करता है। तो एक रेगुलर मॉनिटरिंग होने से ये थोड़ा सा नॉलेज में आ जाता है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है। तो ऐसी स्थिति में जिन सब्जेक्ट में बच्चे को वीक देखा जा रहा है तो माँ बाप या टीचर इस तरीके की कोशिश करते हैं कि ये स्टूडेंट जो है इन सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करे। इसीलिए तो फर्स्ट टर्म एग्जाम होता है ताकि वहां पे एनालाइज करा जाए, फिर उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम होता है, फिर आपका जो है सेकंड टर्म होता है एंड देन फाइनल एग्जाम होता है, और उस बेसिस में स्टूडेंट को आगे प्रमोट कर दिया जाता है। तो हमको यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड में ये भी फायदा मिलता है। और साथ साथ में जब बच्चा एक रेगुलर किसी चीज के लिए जा रहा है तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन कि जो आप बोल सकते हो स्पिरिट वो क्रिएट हो जाती है। अब डिसिप्लिन क्या है कि डेली टाइम से आपको स्कूल पहुंचना, डेली आपको जो है प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के जाना है, जो भी आपके यूनिफॉर्म है, डेली आपको अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, डेली जो भी आपको होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करना है, और अपनी क्लास को अटेंड करना है। टीचर्स जो भी आपको बोल रहे हैं उसको आपको जो है मानते हुए, फॉलो करते हुए उन काम को कंप्लीट करना है। तो ये भी एक अच्छा जो है एनवायरनमेंट स्टूडेंट को मिल जाता है। और जब वो घर से बाहर निकलता है तो जो उसके आसपास के जो उसके क्लासमेट्स होते हैं उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव स्टूडेंट पे पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो घर में पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं तो अपने आसपास के स्टूडेंट्स को जब वो पढ़ते हुए देखते हैं तो वो भी मोटिवेट होते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ हमको भी जो है इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, और वो जो है पढ़ाई करते हैं। और साथ ही साथ में सीबीएसई बोर्ड, जब कोई लोग 10th या 12th पास कर लेते हैं तो सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है, जो मेथड है, वो आगे जो कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी द्वारा सिलेबस दिया गया है सीबीएसई में, जब बच्चा आपका कंपटीशन एग्जाम देने जा रहा है तो वो कंपटीशन एग्जाम उसी सिलेबस से मैच करता है। यानी कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं एनसीईआरटी में तो आपको जो है ये एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ईजी हो जाता है। और साथ साथ में सीबीएसई बोर्ड के डॉक्यूमेंट हर जगह वैलिड होते हैं, चाहे आप रेलवे डिपार्टमेंट में अप्लाई करिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अप्लाई करिए, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करिए, प्राइवेट जॉब में अप्लाई करिए, पासपोर्ट बनाइए, किसी भी जगह सीबीएसई बोर्ड के सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल वैलिड होते हैं। तो ये थी सीबीएसई बोर्ड की बात। अगर मैं कुछ इसमें नुकसान की बात करूं तो बहुत सारे अब हम लोगों ने जान लिया है कि ये भी चीजें अब हो रही हैं।
सबसे पहला बड़ा दुख होता है मेरे को ये देखकर जब कोई पेरेंट्स जो है पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं और उसको टीचर जो है ये बोलते हैं कि सर आपका बच्चा तो है जो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप ये सब्जेक्ट में कर ही नहीं पाता है, या ये जो है राइटिंग अच्छी नहीं लिख रहा है, या इसकी अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ये प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता है। ऐसे में पेरेंट्स पूछते हैं कि ठीक है फिर इसका जो है आप हमें सोल्यूशन बताइए क्या करें। और जब वो टीचर ये बात बोलती है ना तो दिल में तीर चल जाते हैं कि टीचर बोल रहे हैं इसका कहीं पे एक अच्छा ट्यूशन लगाइए, इसकी जो है एक अच्छी कोचिंग दिलवाइए ताकि जो है ये इम्प्रूव कर सके। तो मेरा उन टीचर से पूछना ये है कि जिन पेरेंट्स ने एक भारी भरकम रकम देकर स्कूल में एडमिशन कराया है और उसके बाद वो मंथली ट्यूशन फीस भी आपको दे रहे हैं स्कूल को, तो क्या ये स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है कि उस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बढ़ाया जाए? अगर उसे कोचिंग और ट्यूशन ही जाना है तो फिर वो सीबीएसई बोर्ड के इस महंगे स्कूल में क्या कर रहा है? लेकिन ये सच्चाई है कि जब भी पेरेंट्स जाते हैं तो उनको इस तरीके से जलील भी करा जाता है कई बार, और पेरेंट्स को जो है बेशर्मी यहाँ पर झेलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो है वहां पर सभी के सामने उनके बच्चे के बारे में ऐसी बातें की जा रही है। देखिए सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं, सबका इंटेलिजेंट लेवल एक जैसा नहीं हो सकता है, कोई अच्छा होगा, कोई बहुत अच्छा होगा और कोई अच्छे से भी कम होगा। लेकिन स्कूल की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे का परफॉर्मेंस इंप्रूव करे, वो अपनी जिम्मेदारी को अलग हटाते हुए उनको जो है दूसरी छोर भेज दिया जाता है, जहां पर फिर पेरेंट्स को एक तरफ जो है फीस देनी पड़ रही है स्कूल की, फिर उसको लगाना पड़ता है ट्यूशन। अब ट्यूशन लगाने से मैं कोई इसके अगेंस्ट में नहीं हूं, हम खुद कोचिंग कराते हैं, हम लोग भी पिछले 18 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन बात यह आती है कि एक बच्चा जो पिछले सुबह 8 बजे स्कूल चला जाता है, 2-2:30 बजे तक वहां पर रहता है, कैसे भी वो रहता है वहां पे, वो एफर्ट करता है, मेहनत करता है और जो है उसकी बहुत सारी एनर्जी वहां पर लगती है। उसके बाद बिना उसे रेस्ट दिए 3 बजे से ही दूसरा ट्यूशन लगा दिया जाता है। फिर पता चला कई पेरेंट्स तो उसके 3 या 4 सब्जेक्ट अलग अलग 1-1 घंटे में ट्यूशन दे दिए जाते हैं। वो रात को 8 या 9 बजे फ्री हो रहा है, तो उसके लिए अपने लिए सोचने के लिए समय नहीं है और वो इतना ज्यादा जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसको ये पढ़ाई नहीं, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई लगती है। और जिस कारण से जो है स्टूडेंट बहुत सारे बैकअप कर जाते हैं और बिल्कुल हाथ जोड़ देते हैं, हमारे बस की ये पढ़ाई बोले या लड़ाई बोले हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कमियां स्कूल्स की हैं और कुछ ना कुछ कमियां उन पेरेंट्स की भी है जो इनको इग्नोर कर देते हैं और बच्चों को जो है इस तरीके से वहां पर इन्वॉल्व। तो मेरा कहना यह है कि सबसे बड़ा नुकसान ये देखा जा रहा है। दूसरा, अभी जब कोरोना आया तो कोरोना के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ऑनलाइन पढ़ाई स्कूल द्वारा दी गई। चलिए एक अच्छा एफर्ट था कि उन्होंने अपने पूरे तरीके से जो है ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहा। लेकिन दूसरी तरफ कई पेरेंट्स ऐसे थे, कई बोलूं बहुत सारे ऐसे थे जिनका जो दिनचर्या की कमाई थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी। जी हाँ, उनकी सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल बंद हो गई थी। पढ़ाई की फीस की बात तो आप बाद में करिए, उनकी घर की ईएमआई बंद हो गई देना, साथ साथ में उनका जो है और जो घर का बेसिक नीड्स का सामान आता था वो भी लेना उनके लिए मुश्किल हो गया। ऐसे टाइम पे मेरे साथ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जुड़े जिन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छे रेगुलर स्कूल से निकाल दिया था उस वक्त। क्यों? क्योंकि फीस देने के लिए पैसा नहीं था। और बात भी सही है, जब तक आपकी बेसिक नीड पूरी नहीं होगी तो आप सेकेंडरी नीड एजुकेशन के बारे में तो सोचेंगे नहीं। सबसे पहले तो ये जो होती है भूख होती है, उस भूख को मिटाना होता है, उसके बाद जो है कोई हम पढ़ाई या लड़ाई करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ने ये सोचा कि जब कोरोना के टाइम पे 2 साल बच्चा घर में रह के पास हो गया है और नॉलेज उसको वही भरपूर है, तो फिर इस महंगे स्कूल्स में रेगुलर जाने का क्या फायदा है अगर बच्चे ने घर में ही पढ़ाई करनी है। तो बहुत सारे ऐसे सक्षम पेरेंट्स भी थे जिन्होंने अपने बच्चों को विड्रॉ किया, NIOS बोर्ड में, ओपन बोर्ड में जो है उनका दाखिला कराया, क्लास 10th और 12th उनको यहाँ से क्वालिफाई कराया बहुत ही छोटे से अमाउंट में, और आराम से जो है वो क्वालिफाई करने के बाद आप अपनी हायर एजुकेशन कर रहे हैं। और उन्होंने ये माना कि ये जो 1-2 साल का जो पैसा था, इस पैसे को उन्होंने उनको कोई प्रोफेशनल कोर्स कराने में लगा दिया। बहुत अच्छी बात है। जब आप 11th और 12th का आज के डेट में एक सीबीएसई बोर्ड का खर्चा देखें, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक नॉर्मल से स्कूल में भी 1 साल का खर्चा 2.5 से 5 लाख रुपए है। और अगर आप ये 11th की बात कर रहा हूँ, क्लास 12th में जाएंगे तो ये 5 से 7 लाख, 10 लाख और कई स्कूलों में तो 20 लाख तक भी पहुंच जाता है। इतनी फीस देने के बाद भी उसकी परसेंटेज क्या आ रही है, उसका इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ वहां पर स्कूल्स में क्या चलते हैं, स्पोर्ट डे, एनुअल फंक्शंस और ये सब।
और ये बातें मैं हर स्कूल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जो है अच्छी परफॉर्मेंस दर साल दिखाई है, जिसमें बहुत सारे इंडिया के ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए जो है पेरेंट्स भी और स्टूडेंट भी बिल्कुल जो है तत्पर रहते हैं कि हमें यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, क्योंकि उस स्कूल का स्टाफ, उस स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छे मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चों का 90% से ऊपर हर साल आना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं, मैं सभी स्कूल्स के लिए ये नहीं बोल सकता हूँ कि कोई भी स्कूल मेहनत नहीं कर रहा है, सिर्फ जो है पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं या ट्यूटर वाला मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है। स्कूल भी बहुत सारे हमारे अच्छे भी हैं, लेकिन हम लोग जब मेजोरिटी की बात करते हैं तो मेजोरिटी में बहुत सारे स्कूल वो आते हैं जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप चाहें तो एक लिस्ट बनाएं और अपने जो आपका रेजिडेंस है उसके 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में एक बार स्कूल्स के जो है नाम लिखिए और उसके बाद किसी से डिस्कस करिए। अब डिस्कस किससे करेंगे? जो लोग वहां पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा यार ये स्कूल भी जो है कुछ नहीं दे रहा है, ये स्कूल भी कुछ नहीं दे रहा है, ये स्कूल भी, तो फिर बच्चा जाएगा। तो ऐसे टाइम पे भी जहां पर आप एक और भारी भरकम फीस देकर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, तो मैं समझता हूं कि अगर NIOS बोर्ड से, ओपन बोर्ड से बच्चे अगर कर लेते हैं तो उनको सेम जो है डिग्री मिल रही है। हाँ, थोड़ा सा ड्रॉबैक ये रहता है, बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, रेगुलर जो है टीचर के मॉनिटर में नहीं रहता है, उसको जो है सिर्फ लास्ट में साल में एक बार जाके एग्जाम देना होता है और फिर उस एग्जाम को क्वालिफाई करके उसके हाथ में डिग्री आ जाती है। डिग्री बोले उसके हाथ में जो है वो सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स लेके वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सकता है और अपना जो भी अधूरा सपना है पढ़ाई का उसको पूरा कर सकता है। अब ओवरऑल अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं तो यही बोलूंगा, अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा इंटेलिजेंट लेवल रखता है, IQ लेवल उसका अच्छा है, कंपटीशन में पार्ट लेता है, स्कूल्स में डिबेट्स होते हैं उनमें पार्ट लेता है, तो आप अच्छे से अच्छे रेगुलर स्कूल में उसे जरूर डालिए और उसको जो है स्कूल में आगे बढ़ाइए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनकी ओर स्कूल ध्यान ही नहीं दे रहा है और जिनका एवरेज लेवल है भी नहीं कि कभी वो डिबेट में पार्ट लेंगे, कभी वो जो है किसी कंपटीशन में एग्जाम देंगे, उनका लेवल भी नहीं है 50% से ऊपर का, तो ऐसे पेरेंट्स को तो मैं बोलूंगा दबाव भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट रखते हैं कि इतनी फीस हम दे रहे हैं तो बच्चा भी उतना परफॉर्म करे, लेकिन बच्चे का लेवल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो उसमें। तो ऐसी स्थिति में आइए जुड़िए हमारे साथ में, हम बताएंगे आपको कैसे NIOS बोर्ड से इजीली क्लास 10th और 12th को क्वालिफाई करिए और ये 2 साल बर्बाद मत करिए बच्चे के। इन 2 साल में उसे एक बेहतर जो है कोई वोकेशनल कोर्स कराइए, कोई ऐसा कोर्स कराइए जिससे निरंतर रूप से वो आगे जीवन में कमाई कर सके। अल्टीमेट तो गोल एक ही होता है सबका पढ़ने के बाद कि पैसा कमाना है, और जब अल्टीमेट गोल एक ही है कि पैसा कैसे कमाना है, तो उसके लिए अगर हमारे पास कोई भी हमारी स्किल अगर हम सीख लें, कोई भी अगर हम ऐसा कोर्स जान लें जिससे जो है हम अपनी उस नॉलेज के बेसिस पे पैसा कमा सकें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके 45% मार्क्स हैं या 33% मार्क्स है, आपको मेन है कि आपको पढ़ना कैसा है। आज बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अनपढ़ हैं, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन आज उनके शहर में बहुत बड़ी कोठियाँ हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका सोशल में इमेज है, तो इस तरीके से भी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स का हाई टारगेट्स हैं, जो लोग अच्छे IQ लेवल रखते हैं, UPS में जाना चाहते हैं, आपका जो है IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, वो लोग तो जरूर जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखिए रेगुलर बोर्ड में ही, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल है ये VCSE गुरुजी, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हमारे साथ, आप भी जुड़िए, अच्छा लगेगा आपको। इस तरीके के वीडियो में लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।